हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत। हम लोग अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो 18वीं शताब्दी के राज्य पढ़ रहे थे, और 18वीं शताब्दी के राज्यों में हमने जो मुगल साम्राज्य के कब्र पर पनपे हुए कुछ राज्य थे, जैसे मराठा थे, अवध थे, बंगाल थे, या उनके विरोध में कुछ राज्य खड़े हुए मुगल साम्राज्य की नीतियों की कमजोरी के कारण। सिख राज्य हुए, जाट राज्य हुए, रोहिलाखंड हुए, फर्रुखाबाद हुआ। ये सब जो राज्य थे मुगल, और कुछ ऐसे राज्य थे जो सीमावर्ती राज्य थे, जैसे सिंध था। फिर एक तरफ से कुछ नाम मात्र की जो है मुगल प्रभुसत्ता को मानते थे, जैसे मैसूर राज्य था, उधर केरल राज्य था। तो ये सारे राज्यों का हमने वर्णन किया और आपको बताया कि कैसे अंग्रेज़ों ने इन राज्यों को एक एक करके जीता। यह मैं डिस्कस कर दिया। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अंग्रेज़ों ने भारत को जीता, तो यह विजय का, अंग्रेजी विजय का स्वरूप क्या है? भारत को जो अंग्रेज़ों ने जीता उसका नेचर क्या है? क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं एक व्यापारी कंपनी थी, और वह भारत का भाग विधाता कैसे बन गई? भारत पर वह लगभग 190 साल तक शासन किया, तो वह आखिर कैसे किया? इस अंग्रेजी विजय के स्वरूप के संबंध में, कैसे भारत को अंग्रेजों ने जीता, और उसके नेचर के संबंध में, स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों में दो मत हैं। एक मत यह मानता है कि यह संयोगवश हो गया, ब्रिटिश कंपनी भारत की संयोगवश जो है राजनीतिक विधाता बन गई। दूसरे इतिहासकार के वर्ग का मत है कि नहीं, यह संयोगवश नहीं था, यह सोच समझकर किया गया था, सोच समझकर किया गया था। जो इतिहासकार यह मानते हैं कि अंग्रेजी विजय भारत में संयोगवश था, उनका यह कहना था कि अंग्रेजी कंपनी भारत में आई थी एक व्यापारी कंपनी बनकर। अंग्रेजी कंपनी भारत में आई थी एक व्यापारी कंपनी बनकर, और यहाँ पर जो राजनीतिक स्थिति को देखा, यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति को देखा, तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो है कंपनी जो है यहाँ की राजनीतिक स्थितियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कुछ व्यापारिक महत्वाकांक्षा भी इन्हें जो है क्षेत्रीय संघर्ष में भाग लेने को मजबूर किया। इन सब कारणों से अगर देखा जाए तो ये लगता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को संयोगवश जीत लिया। एक बेखबरी के दौर में उसने भारत को जीत लिया। ये एक इतिहासकार के मत का मानना है। दूसरे मत के जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि नहीं, यह सोच समझकर किया गया है। 31 दिसंबर 1599 को जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना हुई थी, वह यह सोच समझकर हुआ था कि भारत में जाकर व्यापारिक राजनीतिक के अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ति करना है। यह उनकी शुरू से ही महत्वाकांक्षा थी, और वो अपने कूटनीतिक चालों के द्वारा राजनीतिक के स्थिति में परिवर्तन करते चले गए। साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया, और इस प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत का भाग विधाता बन गई। लेकिन अगर हम इन दोनों मतों को तार्किक विश्लेषण पर तौलें तो लगता है कि ये दोनों मत आप कह सकते हैं कि गलत है। दोनों मत ही गलत है। तर्क के तराजू पर तौले तो दोनों मत लगता है कि गलत है। अगर हम यह देखें, यह सही बात है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह भारत में जो विजय का क्रम शुरू किया वह संयोगवश था। बात को समझिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत को जीता वह संयोगवश था, संयोग से शुरू हुआ था, यह सही बात है। लेकिन जब यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा,
जब यहाँ की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक परिस्थितियों को देखा तो उसे अपने व्यापार अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनुकूल अवसर मिला। और जो यहाँ के जो राज्य जो क्षेत्रीय राज्य थे वो आपस में संघर्षरत थे, इन सब चीज़ों का इसने फायदा उठाया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन एक बार जब इनको यह लग गया कि नहीं, हम यहाँ पर एक साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी जो भी पॉलिसी बनाया, नीति बनाया, वो राजनीतिक नीति हो या सामाजिक नीति हो या आर्थिक नीति हो या वैदेशिक नीति हो, वो सभी जो है यही सोच कर बनाया कि हमको भारत में एक साम्राज्य का निर्माण करना है। बात को समझिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों का जो जीतना शुरू किया वो संयोगवश ही शुरू किया, लेकिन बाद में जब वो देखा कि यहाँ पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति किया जा सकता है, भारत में एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है, तो इसने राजनीतिक नीति का पालन, राजनीतिक नीति बनाना शुरू कर दिया, सामाजिक नीति बनाना शुरू कर दिया, आर्थिक नीति बनाना शुरू कर दिया, वैदेशिक नीति बनाना शुरू कर दिया। अगर हम, और इसमें जो है ऐसी बात नहीं है कि ये सुविचारित नहीं है, सुविचारित इसलिए इसको कहा जाएगा। दूसरा एक कारण ये भी है कि जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि की नीति थी वो सभी जो है सोच समझ कर किया गया था। सहायक संधि की नीति या लॉर्ड हेस्टिंग्स की आक्रामक नीति और लॉर्ड डलहौजी की जो गवर्नर जनरल थे तीनों, इनका हड़प नीति। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति हो, लॉर्ड हेस्टिंग्स की आक्रामक नीति हो और लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति, ये तीनों गवर्नर जनरल थे और तीनों ने जो नीति अपनाया वो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, ये सुविचारित था। अंग्रेजों को अब ये लग गया था कि यहाँ पर सुविचारित था, अब हमको यहाँ पर एक अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माण करना है। भारतीय राज्यों का विलय आकस्मिक हुआ, लेकिन एक बार जब इनको ये लग गया कि अब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं, तो इन्होंने सुविचारित नीति का पालन शुरू कर दिया। और इसमें लॉर्ड वेलेस्ली जैसे की जो नीति है सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो आक्रामक नीति है, लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है, ये सब कहीं ना कहीं एक सुविचारित लगता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिश से विजय जो है भारत में शुरुआत तो संयोगवश हुआ, लेकिन बाद में ऐसी बात नहीं थी। बाद में यह एक सुविचारित सिद्धांतों के द्वारा किया गया। इसलिए यह कहना कि ब्रिटिश ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया, नितांत अप्रासंगिक, गलत, तथ्यहीन है। 17वीं शताब्दी में जब भारतीय राजनीति का हम विश्लेषण करते हैं तो हमें दो तरह की शक्तियां दिखलाई पड़ती है। एक तरफ जर्जर मुगल साम्राज्य था, दूसरी तरफ जो है इसी समय बहुत सारी यूरोपीय कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, डेंस कंपनी, ये सभी भारत आ रहे थे। और तीसरी तरफ भारत में जो है क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय होने लगा, जिसको स्वायत्त राज्य भी कहते हैं। तो अंग्रेजों को दो तरह की शक्तियों से मुकाबला करना पड़ा। पहला शक्ति मुगल साम्राज्य से इनको टक्कर लेना पड़ा, और मुगल साम्राज्य से जब 1765 में बक्सर का युद्ध हो गया तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे मुगल प्रांत के अंश सूबा थे, मुगल साम्राज्य के अंश सूबा थे, प्रांत थे, उसी प्रकार ब्रिटिश भी 1765 में दीवानी का जब अधिकार ले लिया मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से, तो एक आप कह सकते हैं कि विदिता मतलब लॉफुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रोविंस हो गया, क्योंकि अब वो जैसे मुगल सूबा दीवानी और निजामत का अधिकार था, उसी प्रकार कहीं ना कहीं कंपनी के पास भी निजामत का अधिकार था और दीवानी का अधिकार था, जैसे अन्य मुगल प्रांतों को होता था। तो कहीं ना कहीं पहली बार 1765 में एक ये विदिता पावरफुल शक्ति बन गई। पी रॉबर्ट्स ने इसलिए कहा भी कि, पी रॉबर्ट्स करके एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि जो प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश प्रभुत्व की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत हुई।
बक्सर का इससे ही ब्रिटिश प्रभुत्व की जन्मभूमि माना जा सकता है। अगर ब्रिटिश प्रभुत्व की जन्मभूमि कहीं था तो वह बक्सर था। बक्सर से बंगाल, चूंकि मुगल साम्राज्य में सबसे धनी सूबा था, वहाँ से उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठी। दूसरी बात कि यूरोप से जो भी कंपनियां भारत की ओर आई, उसको अंग्रेजों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और क्षेत्रीय राज्यों ने ब्रिटिश कंपनी को राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगाने में, प्रज्वलित करने में काफ़ी मदद का काम किया। जैसा कि आपने हैदराबाद के बारे में देखा, कर्नाटक के बारे में देखा, मराठे के बारे में देखा। मराठे तो इतने, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पेशवा और सिंधिया को होलकर ने दिवाली के दिन 25 दिसंबर 1802 को दिवाली का दिन था, जब उस दिन भी वो लोग लड़ रहे थे, दिवाली के दिन भी लड़ रहे थे। तो कहने का अर्थ, और फिर जो है पेशवा जो है बसीन की संधि कर लेते हैं दिसंबर में, 1802 के दिसंबर में, ये मैंने बताया था। तो मेरे ये सब कहने का अर्थ है कि भारतीय जो राज्य थे उनमें आपस में इतना न मत भिन्न था और आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वह व्यापारिक महत्वाकांक्षा से राजनीतिक महत्वाकांक्षा में टर्न हो गई। बात को समझिएगा, क्लियर बात। कहने का सारांश यही है कि यूरोप में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था उसका बहुत बड़ा फायदा मिला अंग्रेजों को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिति, वो भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी इसको ब्रिटिश विजय को बढ़ाया। तीसरा, धन लालसा, तेजी से तेजी धन कमाना। कुछ गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और कुछ प्रशासक थे, वे काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। वो जैसे लॉर्ड क्लाइव बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके बहुत सारे गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आएगा, हेस्टिंग्स का नाम आएगा, डलहौजी का नाम आएगा। ये सारे जो थे विस्तारवादी गवर्नर जनरल थे। पांचवा में, और ये जो थे, जो इनमें राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा थी। इनमें राष्ट्रवाद की, यूरोप मतलब अंग्रेज में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं उस समय यूरोप में राष्ट्रवाद आ चुका था और भारत में राष्ट्रवाद नहीं आया था। ये सब कारणों से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विजय का एक सुनहरा मौका मिल गया। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही आई थी और भारतीय राज्यों का विलय या उनसे युद्ध करना एक संयोग था व्यापारिक हितों की पूर्ति के ही कारण। लेकिन वो धीमे धीमे जो उनको एक उचित वातावरण मिलता चला गया और उस वातावरण का उन्होंने प्रयोग, मतलब वातावरण को अपने अनुकूल किया और फिर उन्होंने ऐसी नीतियों का निर्माण किया जो साम्राज्य निर्माण के लिए जरूरी था, जैसे राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, वैदेशिक नीति, सबका प्रयोग किया। यही आपका ब्रिटिश विजय का स्वरूप। यह चैप्टर छोटा सा है, इसको चूंकि मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि अभी तक जो अंग्रेजों ने कैसे जीता उस पर एक आपका क्लियर आइडिया होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न किए जा सकते हैं कि अंग्रेज भारत को जीतना नहीं चाहते थे लेकिन यहाँ की परिस्थितियों ने उन्हें जीतने को मजबूर किया। तो आप वहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में भी अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप उसका सॉल्यूशन ठीक से कर लें। यह वीडियो मुख्य परीक्षा के लिए भी, ऑप्शनल विषय के लिए भी उपयोगी है, समान अध्ययन के लिए भी उपयोगी है, मुख्य परीक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही है। ये दोनों वस्तुगत दृष्टिकोण से यह वीडियो अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता लाभकारी है। इस प्रकार से यह जो टॉपिक है आज समाप्त हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो अंग्रेजों ने बंगाल या जो भी छोटा छोटा कुछ पॉइंट है वो मैं चाह रहा हूं कि डिस्कस कर दूं। जैसे सिराजुद्दौला याद है? सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था। जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी तो 23 जून 1757 को तो सिराजुद्दौला ही बंगाल का नवाब था। तो सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता को जीता था, कलकत्ता पर जो आक्रमण किया था, तो कलकत्ता शहर तो बसाया था अंग्रेज, तो इसका नाम जो है बदल के सिराजुद्दौला ने
अलीनगर कर दिया था। ठीक। बंगाल का एक और नवाब था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन जो था मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब बना था। सुजाउद्दीन के बारे में कहा जाता था कि बंगाल के नवाबों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का न्यायप्रियता की प्रशंसा होती थी तो सुजाउद्दीन की ही प्रशंसा होती थी। बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन की न्यायप्रियता का उस समय बंगाल में काफ़ी जो है लोकप्रियता प्राप्त था। कहने का कि सुजाउद्दीन न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता को जीता तो उसका नाम अलीनगर रख दिया। मुर्शिदाबाद की जनता जो है वो मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा करती थी। मुर्शिदाबाद की जनता मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा करती थी। ये सब थोड़ा सा पॉइंट है, मैं अलग से चाह रहा हूं कि क्लियर कर दूं। एक इतिहासकार है सर यदुनाथ सरकार। उन्होंने कहा कि 23 जून 1757 को मध्यकाल का अंत हुआ और आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। यह है बंगाल के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक और फैक्ट्स, P.E. रॉबर्ट्स करके एक हिस्टोरियंस है, इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि प्लासी की युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध का मैदान ब्रिटिश प्रभुत्व की जन्मभूमि है। P.E. रॉबर्ट्स ने कहा कि प्लासी का युद्ध का मैदान की अपेक्षा बक्सर जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की जन्मभूमि है। क्लियर? पूछा जा सकता है परीक्षा में कि यह स्टेटमेंट किसने दिया, तो P.E. रॉबर्ट्स ने दिया। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मां का नाम था फातिमा फखरुनिसा। टीपू सुल्तान की मां का नाम था फातिमा फखरुनिसा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। टीपू सुल्तान का वास्तविक नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। टीपू सुल्तान का वास्तविक नाम क्या था? सुल्तान फतेह अली खान साहब। पिता का नाम तो बताने की जरूरत नहीं है। और इनका जन्म कोलार में हुआ था। हरदनहल्ली में जन्म हुआ था इनका। हरदनहल्ली करके एक जगह है कोलार में, वहीं इनका जन्म हुआ था, हरदनहल्ली में। यह हो गया टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान का जो तलवार था उस पर बाघ का चित्र बना हुआ था। टीपू सुल्तान के तलवार पर बाघ का चित्र बना हुआ था। वो भी बाघ का चित्र बना हुआ था रत्न, मतलब ज्वेलरी वगैरह होता है ना, उस टाइप से बना, उस चीज़ का बना था स्टोन वगैरह का उसका बनाया गया था। टीपू सुल्तान के तलवार पर बाघ का चित्र उत्कीर्ण था। क्लियर? उसके बाद मैंने रणजीत सिंह की सेना को कहा जाता था फौज खास। रणजीत सिंह की सेना को क्या कहा जाता था? फौज खास कहा जाता था। तो ये फौज खास जो था वह मैंने कल एक गवर्नर जनरल की चर्चा किया था, लॉर्ड ऑकलैंड का चर्चा किया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह की सेना को, फौज खास को, संसार की सबसे सुंदर सेना माना है। रणजीत सिंह की सेना फौज खास को गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने संसार की सबसे अच्छी सेना माना है। टीपू सुल्तान की मां का नाम फातिमा फखरुनिसा था। इनका वास्तविक नाम टीपू सुल्तान का सुल्तान फतेह अली खान साहब था। हरदनहल्ली में इनका जन्म हुआ था। कोलार में इस जगह है और इनकी तलवार पर बाघ का चित्र बना हुआ था। यही सब है कुछ फैक्ट्स जो मैं चाह रहा था कि आपको क्लियर कर दूं।
इस तरीके से जो है अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता, इसका एक टॉपिक समाप्त हुआ। मैं चाह रहा हूं कि ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास भी मैं पढ़ा दूं कि ब्रिटिश से कैसे कैसे भारत की राजनीति, एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बनी, यह क्लियर कर दूं। जैसे मैंने कहा ना क्लास में कि सुविचारित नीति, बाद में पहले तो उन्होंने भारतीय राज्यों को जीता, लेकिन बाद में सुविचारित नीतियों पर चलने लगे। तो सुविचारित नीति क्या थी वो मैं आपको क्लियर कर दूं। और दूसरा टॉपिक मैं जो क्लियर करूंगा वह यह कि जो दो जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति और डलहौजी का जो हड़प नीति है, उसको भी डिस्कस करूंगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट ये जो टॉपिक है अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। धन्यवाद।